10,000 ना भी होता, एक जीरो कम कर लो, अगर 1,000 रुपए का भी आपने शेयर लिया होता तो आपको 70 करोड़ का प्रॉफिट होता है। तो ये अकाउंट बनाना वैसा ही जैसे स्कूल में एक एडमिशन लेने के बराबर होता है। जो फीमेल डॉक्टर्स हैं, कहा गया है कि दे आर द गुड इन्वेस्टर्स। सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल, जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ शेयर मार्केट्स के बेसिक्स को मैं समझाने जा रहा हूँ। इससे पहले आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स इस बारे में आए थे कि शेयर मार्केट को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या बेसिक्स होते हैं। वही इस वीडियो में, ये वीडियो कंप्लीटली बिगिनर्स के लिए है, जिन्होंने बिल्कुल शेयर मार्केट का कुछ भी ज्ञान नहीं है, जीरो से समझना चाहते हैं कि कैसे हम करें। अगर हम करना चाहते हैं शेयर मार्केट, कई बार हमने सुना है कि किसी की बहुत अच्छी इस पर ग्रोथ होती है, हम देखते हैं कि लोग एज अ करियर शेयर मार्केट कर रहे होते हैं। कई लोगों से हमने सुना है कि लाखों करोड़ों का फायदा हुआ। कई बार हमने ये भी सुन लिया कि शेयर मार्केट में लोगों का जीवन ही बर्बाद हो गया। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ वगैरह हमने देखी हुई है जिसमें हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। एक्चुअली रियलिटी क्या है शेयर मार्केट की, वो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। टोटली एक लीगल चीज़ है जो कि अपने इंडिया में भी हम इसे, काफ़ी लोग इसे करते हैं और धीरे धीरे सीख रहे हैं। अब अवेयरनेस बढ़ रही है। पहले लोग इसे जुए के और सट्टे के तौर पर लेते थे, लेकिन अब लोग इसे प्रॉपर, इसका नॉलेज लेकर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर कर अपना करियर सेटअप करने की कोशिश करते हैं शेयर मार्केट से। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कौन से शेयर अच्छे हैं, कौन से बेकार हैं, ये सब चीज़ें जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली शेयर मार्केट क्या है। कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं आज के इस वीडियो में उनको लेने वाला हूं आपको। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एक प्रॉपर सीरीज में लाने की कोशिश करूंगा ताकि एक एक पॉइंट पर डिस्कशन कर सकूं, लेकिन आज का टॉपिक मेरा कुछ इस तरीके का है। इसमें मैं आपके कॉमन क्वेश्चंस को लूंगा। कॉमन क्वेश्चन सबसे पहले कि शेयर मार्केट क्या है, बेसिकली वहां से हम समझेंगे। कितना ये रिस्की है, ये हम देखेंगे कि रिस्की है नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि जोखिमों के अधीन है जैसी चीज़ें। और उसके अलावा कितने रिटर्न्स इसमें आपको मिल सकते हैं, कितना लगाने पर कितना बेसिकली हमें आ सकता है, मोटा मोटा इसका मतलब ये है। उसके बाद स्टार्ट करने के लिए आपको कितना निवेश या कितना इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए, कितने पैसे से आप मिनिमम स्टार्ट कर सकते हो और आप कोशिश कर सकते हो उसी को आगे कैसे इंप्रूव किया जाए, इंक्रीज किया जाए अमाउंट को अपने, यानी बेसिक एक कितना आपको थ्रेशोल्ड अमाउंट चाहिए स्टार्ट करने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। शुरू कैसे करना है, क्या इसका प्रोसेस होता है, कहाँ हमें जाना पड़ता है, कहीं मुंबई वगैरह जाना पड़ेगा क्या शेयर मार्केट को अपना चालू करने के लिए, वो हम देखेंगे। उसके बाद नाम खराब क्यों है शेयर मार्केट का, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें जिससे आपको बहुत पॉजिटिव फील आने लग जाएगा शेयर मार्केट के लिए, आपको लगेगा कि मुझे भी करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी नाम इसका काफ़ी खराब भी है, खराब किया गया है, मैनिपुलेट किया गया। कई जगह ऐसी होती है कि हमें शेयर मार्केट को एक जुए के तौर पे आज भी बहुत बड़ा तबका इसको इस तरीके से लेता है, वो भी हम समझेंगे। कॉमर्स बैकग्राउंड आपका नहीं है, फिर भी आप शेयर मार्केट के बारे में कैसे जानकारी ले सकते हैं, या फिर क्या आप इसके लिए कंपेटेबल हैं कि नहीं है। हो सकता है आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, आप आर्ट बैकग्राउंड से हो, आपने कॉमर्स का बिल्कुल CV आपको बिल्कुल ना आता हो, आपको कॉम्पिटिट करना है बड़े बड़े CS के साथ, तो आप कैसे करोगे, वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। और कोई लर्निंग्स के लिए आपको अपनी, कैसे आप इसमें अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, कौन सी ऐसी बुक्स एकाधिक रहेंगी, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। चलिए ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा पहले टॉपिक के साथ कि शेयर मार्केट क्या है। देखिए, शेयर मार्केट एक बेसिक एग्जांपल से आप इसे समझिए। जैसे कि आपको एक, फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा बिजनेस करना है, आपको कोई एक कैफ़े खोलना है, मान लेते हैं आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है उसके लिए। इसको बेसिक एग्जांपल से समझें। अब 10 लाख की ज़रूरत है, लेकिन आपकी सेविंग्स इतनी नहीं है कि 10 लाख आपके पास एट अ टाइम मौजूद हो। आपके पास ले दे करके मान लेते हैं 5 लाख रुपये मौजूद हैं, लेकिन 10 लाख रुपये की ज़रूरत है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप अपने सगे संबंधियों के पास, रिश्तेदारों के पास, रिलेटिव्स के पास, वेल विशर्स के पास जाओगे, उनसे बोलोगे कि 5 लाख रुपीज़ मेरे पास मौजूद है, मुझे और दूसरे 5 लाख रुपए चाहिए। तो ये वाले जो 5 लाख रुपए हैं, ये आपके अपने हैं, यानी कि जो बेसिकली आप जो इन्वेस्ट करने वाले हो, जो बिजनेस करने वाले हो, ये आपका खुद का अमाउंट है, लेकिन इतना रुपया आपको अरेंज करना पड़ेगा। अब इस अरेंजमेंट को आप डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के पास जा सकते हैं, आप अपने रिलेटिव्स के पास जा सकते हैं, आपके वेल विशर्स जो होंगे उनके पास जा सकते हैं, या स्टेक होल्डर्स। बेसिकली अब यही मैं वर्ड लाने वाला हूँ यहाँ पर। बेसिकली मतलब क्या होता है कि ये भी जो लोग आएंगे, ये लोग किस हिसाब से आपको पैसा देंगे। जब एक बार के लिए आपके रिलेटिव्स हैं, बिल्कुल वो हैं जो बिल्कुल ही आपके भाई हैं, बिल्कुल ही आपकी बहन है, वो आपको बिल्कुल पैसा दे देंगे, भूल जाएंगे। एक तो ये तरीका हो गया। लेकिन अगर हम इसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, तो जो ये लोग पैसा लगा रहे हैं, इन पैसा लगाने के पीछे इन्हें कुछ मिलना भी चाहिए, इनको कुछ फायदा दिखना चाहिए। कहीं ना कहीं आप उनके पास एक आइडिया लेके जा रहे हो कि मैं इस तरह का एक काम करने वाला हूँ, इस तरह का एक बिजनेस ओपन करने वाला हूँ, इतना पैसा हम अभी 10 लाख लगा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम 2 लाख 3 लाख रुपए महीने का कमा रहे होंगे। तो इस तरह से आप उन्हें एक बिजनेस का एक अपना आइडिया दोगे, एक पिच करोगे। जब इनको ये बात समझ में आएगी, तो ये लोग आपके लिए पैसा लगाने को राजी होंगे। अब इसको समझना ऐसे है कि मान लेते हैं किसी एक व्यक्ति ने आपके उसमें 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो आपका 10 लाख रुपए में 1 लाख रुपए किसी की तरह से इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसका मतलब 10% का हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि उन्होंने अपना शेयर आपको दिया है। यानी कि अगर मैं देखूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 10 लाख रुपए का टोटल जो आपका हिसाब किताब था, उसका अगर आप 1% निकालोगे तो ये 1 लाख रुपए निकलता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 1 लाख रुपए लगाए अगर किसी ने, तो इसका मतलब वो आपके उसमें, सॉरी 1% नहीं 10%, यानी कि वो 10% का हिस्सेदार हो गया आपकी कंपनी में, यानी कि आपके इस बिजनेस में।
अब कल को मान लेते हैं कि आपने किया बिजनेस और आपको महीने में 2 लाख की आपकी रेवेन्यू जनरेट हुआ, या यूं समझिए कि 2 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ। 2 लाख का अगर आपका प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में, मान लेते हैं किसी मंथ में, तो इस व्यक्ति को जितना इसने लगाया था पैसा, उसी हिसाब से इसको डिविडेंड मिलेगा, उसी हिसाब से इसको रुपए मिलेंगे, इसको प्रॉफिट मिलेगा। यानी 2 लाख रुपए का 10% अगर हम निकालेंगे तो वो 20,000 रुपये रहेगा। तो 20,000 रुपये इस व्यक्ति को मिल जाएंगे। क्यों मिले? क्योंकि उसने 10% का अपना इसमें शेयर लगाया था, वो एक स्टेक होल्डर था, वो शेयर होल्डर था बेसिकली आपकी कंपनी के बीच में। अब इसी सिनेरियो को थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे ले जाते हैं। बड़ी कंपनीज हैं, एमआरएफ है, टीवीएस है, रिलायंस है, टाटा है, या आइकर मोटर्स है, इस तरह की कोई भी बड़ी कंपनीज है। इन कंपनी को बड़े लेवल पे पैसा चाहिए, क्योंकि उन्हें हो सकता है कहीं पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हो, कोई एक नया प्लांट बनाना हो, कुछ एक नया वेंचर ही कर रहे हो, उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए होगा। ये पैसा लाएंगे कहाँ से? ये पैसा लाते हैं पब्लिक से, क्योंकि इनको चाहिए बड़े अमाउंट में पैसा। इनको 5-10 लाख रुपए नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए 500 करोड़, 250 करोड़, 5,000 करोड़ रुपए, ऐसे करोड़ रुपए चाहिए होते हैं इन्हें। अब इतने करोड़ रुपए कहाँ से निकलवाएंगे? तो ये उसके लिए करते हैं, अपना आईपीओ वगैरह निकालते हैं। शुरुआत में इनिशियल जो अपना निकालते हैं, आईपीओ स्टार्टिंग में निकलता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो कुल मिलाकर के ये मार्केट में आते हैं और मार्केट से पैसे को की उगाही करने की कोशिश करते हैं, नहीं मार्केट से पैसा निकलवाने की कोशिश करते हैं। जो आइडिया आप अभी अपने 5-7 रिश्तेदारों को दे रहे थे, ये आइडिया ये पूरी पब्लिक पे फेंक देते हैं, अपना आइडिया पिच करते हैं, बोलते हैं कि हम ये बिजनेस करने वाले हैं, इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर आप हमारे शेयर होल्डर बनना चाहते हो तो आपको पैसा लगाना चाहिए, पैसा लगाओ, भविष्य में कुछ प्रॉफिट होंगे तो उसका कुछ ना कुछ रिटर्न्स जितना आपका बनता होगा वो आपके हिसाब से आपको मिल जाएगा। और इसको देखकर फिर लोग यहाँ पर पैसा लगाते हैं। तो आप समझ रहे होंगे हल्की हल्की प्लानिंग की। आप जब शेयर लेते हो तो बेसिकली शेयर लेने का कुछ और मतलब नहीं, बल्कि सिर्फ मतलब ही कि आप कंपनी में हिस्सेदारी ले रहे हो। भले ही 0.0001% की ही हिस्सेदारी हो, लेकिन आपकी हिस्सेदारी हो जाती है। और वो डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े शेयर्स ले रहे हो, किस तरह से ले रहे हो, तो उसके हिसाब से आपकी हिस्सेदारी का भी शेयर बढ़ता हुआ चलता रहता है। तो ये एक बेसिक आइडिया, बेसिक फिलॉसफी होती है शेयर मार्केट की। उसके बाद आता है कितना रिस्की है। अब आप मुझे बताएं, इसी एग्जांपल से देखो कि आपकी जो शॉप खुल रही थी, जो आप एक बिजनेस कर रहे थे अपना, वो कितना रिस्की है। रिस्क हमेशा है, हर चीज़ में रिस्क है बेसिकली। जब आप बिजनेस लाए हो, एक आइडिया लाए हो, अगर आप उस आइडिया पे प्रॉपरली काम कर रहे हो, उसको एक एक चीज़ों को कैलकुलेटिव रिस्क अगर आप लेते हुए चल रहे हो तो एक अच्छी बात मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ पैसा लगाया और छोड़ दिया तो डेफिनेटली 100% रिस्की हो जाने वाला है। वैसे ही ये होता है कि रिस्की कितना है। रिस्की इतना इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस कंपनी पर आप पैसा लगा रहे होते हो, जिसके आप शेयर होल्डर बन रहे होते हो, जिस पे आप अपना पैसा लगा रहे होते हो, शेयर खरीद रहे होते हो, वो कंपनी कितनी रिलायबल है, उसका आइडिया कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। यानी कि उस कंपनी ने जो आइडिया दिया है, क्या वो आइडिया आपको लगता है कि आने वाले टाइम में सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके आधार पर ये तय होता है। मान लिया कंपनी कुछ ऐसी चीज़ों को ला रही है जिनकी मार्केट में रेलेवेंसी नहीं है और वो इस तरह की चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो अभी उसने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसका लगा, लेकिन बाद में वो अपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ही नहीं कवर अप कर पा रही है, तो फिर क्या होगा? कंपनी नुकसान में जाएगी। तो आपका कहीं ना कहीं शेयर जो है वो डूब गया समझ लो, क्योंकि आप प्रॉफिट में नहीं आ रहे हो। तो इसीलिए रिस्की है या नहीं है, ये टोटली डिपेंड करता है कंपनी कौन सी आपने पिक करी है, आपकी जो शेयर पिकिंग क्वालिटी है उस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात यह है कि कितने रिटर्न्स आने के चांसेस होते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड जो माना जाता है वो बोला जाता है कि अगर आप 15 से 18% तक के अगर आपको रिटर्न्स मिल पा रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत आइडियल केस है। अगर आप 15 से 18%, मिनिमम 15% भी अगर आपको रिटर्न्स मिल पाते हैं तो एक बेहतरीन चीज़ होती है। इससे नीचे अगर आपको मिलने अच्छी बात नहीं है उतनी, और इससे ऊपर अगर आपको मिल जाने तो उसे एज अ बोनस समझ के आपको रखना चाहिए, यानी कि अपने बहुत अच्छी कंपनी को, आपको बहुत अच्छी कंपनी मिल चुकी है। अब इसको आप एक एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मैं यहीं से इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ लेता हूँ कि स्टार्ट के लिए कितना निवेश चाहिए, यहीं से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आपने क्या किया कि आपने 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, मान लेते हैं 1 साल में आप 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और इस 1000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट को, जैसे आपने ये फर्स्ट ईयर आपका ये था, अभी सेकंड ईयर जब आपका होगा, आप 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, आप इस 1000 रुपीज़ में 15% का इंक्रीमेंट करोगे। इसका 15% बेसिकली अभी के केस में 150 रुपये होगा। तो 150 रुपये होने के कारण ये चीज़ अभी आपका 1150 रुपये का इन्वेस्टमेंट आप सेकंड ईयर में करोगे। इसी तरीके से जो ईयर्स आपके बढ़ते रहेंगे, यानी हर साल आपको अपने प्रिंसिपल अमाउंट का 15% इंक्रीज कर इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर को खरीदना है, इस तरीके से आपको आगे बढ़ते हुए चलना है। ऐसा करते करते अगर आप 25 साल तक जाते हो तो SIP कैलकुलेटर वगैरह की आप हेल्प से देखेंगे तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वगैरह जो लगता है उसके हिसाब पे ये इनकम ऑलमोस्ट 25 करोड़ के करीब हो जाती है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। आपको मैं एक छोटा सा फैक्ट बताता हुआ यहाँ से चलूँ, विप्रो का अगर आपने नाम सुना होगा, 40 साल पहले अगर आपने विप्रो का शेयर लिया होता,
ज़्यादा नहीं कह रहा, अगर आपने 10,000 रुपये का आपके किसी ग्रैंडफादर या उन्होंने किसी ने अगर 10,000 रुपये का भी शेयर लिया होता, मैं विप्रो की बात कर रहा हूँ और ये मैं बात कर रहा हूँ 40 साल पहले की, यानी कि 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय अगर 10,000 का शेयर लिया होता, आपको जानकर हैरानी होनी चाहिए कि इसका अभी अमाउंट जो होता है वो 700 करोड़ रुपये होता, यानी 700 करोड़ रुपए के आप अभी हकदार होते। अगर आप सोचो कि 10,000 ना भी होता, एक जीरो कम कर लो, अगर 1,000 रुपये का भी आपने शेयर लिया होता तो आपको 70 करोड़ का प्रॉफिट होता, 70 करोड़ के आप मालिक होते। इसी तरीके से अगर आप और 100 रुपये का भी कर लो तो कम से कम 100 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट अगर उस समय हुआ होता, शेयर हुआ होता, तो आज वो 7 करोड़ का आपको रिजल्ट मिलता। तो ये होती है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की वर्थ। समय बढ़ने के साथ अगर एक अच्छी कंपनी चुन ली है और समय बढ़ने के साथ तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देगी ही देगी। आपको क्या करना है, आपको विप्रो में कौन सा जो इंजीनियर्स बैठाने हैं, आपको कुछ नहीं करना, अपना शेयर लेके बैठ गए। विप्रो के जो CEO जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना काम करें तरीके से, बस आपका शुरुआती काम इतना था कि अपनी अच्छी कंपनी चुन ले। तो ये चीज़ें होती है, इसीलिए ये हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, अभी मैं और कुछ बातें आपसे डिस्कस तो आप समझ रहे होंगे। तो इसमें ना 3 चीज़ें होना जरूरी थी। एक तो सबसे पहली बात कि आपने 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट शुरुआत में किया, ये आपने लगभग 25 सालों तक इन्वेस्टमेंट आपने करना है। और दूसरा इसमें यह है कि आपने हर बारी में 15% का हर साल इंक्रीज कर अपना शेयर के अमाउंट को बढ़ाना है, इन्वेस्ट करना है 15% से ऊपर का। और ये तब हो पाएगा ये वाला अमाउंट जब आपको मिनिमम, जो मैं कह रहा था कि 15% का अगर रिटर्न मिलते हैं, यानी 3 कंडीशन है। 1000 रुपये लगाए हो, 15% का आप बार बार उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हो अपनी प्रिंसिपल वैल्यू को, और 15% का आपको रिटर्न हर साल मिल रहा हो, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि फाइनली आपको ये अमाउंट मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें होती है। और बाकी काफ़ी चीज़ें मार्केट पर डिपेंड करती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 15 सोच लिया तो हमेशा 15 रहेगा, हो सकता है कभी वो 20 भी हो जाए, हो सकता है कभी वो 10 भी हो जाए, इट विल डिपेंड। ठीक है, अब ये शुरू कैसे करें, तो शुरू कैसे करेंगे, इसका जो सबसे सिंपल तरीका, एक ज़माना हुआ करता था पहले वाला, जब हमारे पास शेयर मार्केट जो कि बम्बई वगैरह, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, वहाँ जाकर या बहुत सारी चीज़ें होती थी, ऑफलाइन चीज़ें होती थी करने की, मटेरियलाइज होती थी चीज़ें। अभी डीमटेरियलाइज हो चुकी है, तभी तो डीमैट अकाउंट्स आपने सुनेंगे, डीमटेरियलाइज अकाउंट कहते होंगे। तो एक डीमैट अकाउंट बनता है, और बनने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी एक सामान्य भारत का नागरिक जो हम यहाँ रह रहे हैं, कोई भी इसका वो बन सकता है, अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको बेसिक चीज़ें, जैसे आपको आपका आधार कार्ड लगेगा, आपको आपका बैंक की डिटेल्स जो होती हैं वो लगेंगी, और तीसरा आपका जो पैन कार्ड होता है, एसेंशियल होता है। ये चीज़ें आपकी लगती है। 3 चीज़ें आमतौर पर सभी के पास मौजूद होती हैं। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास होती हैं, आप आसानी से इसको अपना अकाउंट या डीमटेरियलाइज अकाउंट, डीमैट अकाउंट आप अपना बना सकते हैं। बनाने के तरीके क्या हैं? बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। मार्केट में बहुत सारे ब्रोकरेज आपको दिख जाएंगे इस तरह के, जैसे ज़ेरोधा का नाम आपने सुना होगा, एंजल वन, या इस तरह के कोई भी और जो भी आप सुनते हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। वहाँ पे आपका एक फ्री डीमैट अकाउंट बन जाएगा। डीमैट अकाउंट रहने के लिए मतलब एक बहुत नॉमिनल चार्जेस लगते हैं, 100-200 रुपये इस तरह का कुछ लगता है, वो बन जाता है। उसके बाद उनके जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, 0.01% इस तरह के होते हैं। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब आपको जो प्रॉफिट मिलता है उसका बहुत कम हिस्सा इन तक जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा अमाउंट चलेगा, और क्योंकि टैक्सेस वगैरह बहुत कम होते हैं इनकी तरफ से जो लगते हैं, तो इसीलिए एक बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। तो ये अकाउंट बनाना वैसा ही जैसे स्कूल में एक एडमिशन लेने के बराबर होता है, कि स्कूल में एडमिशन लेना उतनी बड़ी बात नहीं होती। स्कूल में टॉप करना, फिर उसके बाद पढ़ाई करना, अपनी पढ़ाई को और आगे तक ले जाना, वही बड़ी बात होती है। बस वैसा ही है यहाँ पर। ये वाला प्रोसेस इतना हैवी नहीं है कि कोई ना कर सके, लेकिन उसके बाद किस तरह से आपकी स्टॉक पिकिंग होगी वो डिपेंड करता है कि आपको अच्छे शेयर्स के आप मालिक बन पाओगे नहीं बन पाओगे। एक बात और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, यहीं पर आते हैं। नाम खराब क्यों शेयर मार्केट का? शेयर मार्केट का नाम खराब इसलिए क्योंकि लोगों का माइंडसेट ठीक नहीं है। हम इसको एक सट्टा या जुआ समझते हैं। हम समझते हैं कि आज हमने शेयर लिया, कल हम बेच देंगे शेयर को। अगर हमें थोड़ा बहुत फायदा हो गया, ठीक है यार, हमने बहुत करोड़ों का ले लिया। हम पेनी स्टॉक्स जो होते हैं, मतलब जो पेनी शेयर्स होते हैं, बेसिकली 1-1, 2-2, 3-3 रुपये वाले, इन पर इन्वेस्ट करते हैं। बिना ये जाने इन्वेस्ट करते हैं कि कंपनी का क्या, किस तरह की कंपनी, कहीं शेल कंपनी तो नहीं है, किस तरह की कंपनी है, कंपनी के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, बेसिक आइडिया को, उसका एक क्या कंपनी की बेसिक फिलॉसफी है जिस पर वो काम कर रही है, किस प्रोडक्ट पर वो काम कर रही है, ये हमें पता नहीं होता। उसके बावजूद हम सिर्फ सुना सुनी में कि ये कंपनी अच्छा रिटर्न देने वाली है, हम उस पर इन्वेस्ट कर देते हैं, और फाइनली अब हमें कुछ अच्छा मिलता नहीं है, तो हमें बाद में रिग्रेट होता है। और शायद वहीं से फिर हमारे मन में एक चीज़ आने लग जाती है कि यार शेयर मार्केट एक ख़राब चीज़ है। अगर हम इसे प्रॉपर स्टडी और एक प्रॉपर मुझे कहना चाहिए कि रिस्क मिटिगेशन का ध्यान रखते हुए अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो मिटिगेशन का आप कर सकते हो अपने रिस्क में, उन तरीकों को हम अपनाते हैं। कैसे? सबसे पहला तरीका इसका, जैसे आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना होगा। म्यूचुअल फंड्स करते क्या हैं? तो जैसे कोई भी, मैं अपनी बात करूं, जैसे मुझे अगर शेयर लेने हैं, तो मैं ऐसा नहीं कि एक कंपनी, मैंने विप्रो में शेयर लिया, बस मैं बैठ गया कि हाँ विप्रो 40 साल बाद देखूंगा क्या होगा। ऐसा नहीं, आपको अपना एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाना होता है। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि आपने डिफरेंट अदर जो क्वालिटी शेयर्स होते हैं, उन शेयर्स का एक बास्केट बनाना होता है। यानी मतलब पोर्टफोलियो का सिर्फ मतलब इतना होता है कि आपने डिफरेंट कंपनीज का शेयर लिया हुआ, कुछ इसका ले लिया विप्रो का, कुछ टाटा का ले लिया, कुछ रिलायंस का ले लिया, कुछ आइकर मोटर्स का ले लिया, कुछ आपने MRF का ले लिया। इस तरह से आपने अलग अलग जगहों से कुछ कुछ उनके शेयर्स लिए जो अच्छे अच्छी जगह हैं, और उस पर एक प्रॉपर
इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से कि यार मुझे इतने में लेकर इतने इतने टाइम तक मुझे उसको छेड़ना नहीं है। अगर इस तरह का माइंडसेट लेकर आप चलते हो तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टाइम स्पैन में आपको उसमें फ़ायदा देखने को मिलता ही मिलता है, अगर आपने अच्छी कंपनीज को पिक किया हुआ है तो। इस बारे में एक बात और कही जाती है, क्योंकि आपको मैं एक हैरानी वाला एक फैक्ट मैं बता दूं कि आज से कुछ साल पहले एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक्सपेरिमेंट क्या था कि 10 साल के, यूएस की ये बात है, यूएस में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें 10 साल के बच्चों का एक ग्रुप बनाया गया, एक टीम बनाई गई, और दूसरी तरफ यूएस के जो जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, जो सीए थे, उनकी एक टीम बनाई गई। इन दोनों को के सामने रखा गया कि इनको शेयर्स चुनने थे, यानी कि कौन से स्टॉक को पिक करना था कि इसमें ये अपना शेयर लगाएंगे। कुछ बच्चों ने भी चुना, इन्होंने भी चुना। अगले आने वाले 5-7 सालों बाद जब उनके शेयर्स को देखा गया, इवैल्यूएट किया गया कि किसके शेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो हमें ये पता चला उस समय, ये एक फैक्ट है और एक सत्य घटना है जो आपको बता रहा हूँ। तो ये जो बच्चे थे 10 साल के, इन बच्चों ने उन सीएस को आउट परफॉर्म किया था, यानी कि इन सीईओज को हराए थे, यानी कि इनके जो स्टॉक्स थे वो आने वाले समय में अच्छे देखने को मिले थे, अच्छे रिटर्न्स उन्होंने दिए थे। यहाँ जबकि यहाँ सीए जो कि प्रोफेशनल्स होते हैं, जिन्होंने अपने कैलकुलेशंस किए होंगे, और बच्चे क्या समझेंगे कैलकुलेशंस, 10 साल के बच्चे, लेकिन उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो क्या था ये, इसमें जो एक बेसिक समझ में आई बात वो ये कि छोटे बच्चों ने जिस तरह की कंपनीज को चुना था, इन्होंने बारबी या फिर आपके डिज्नी या फिर कैडबरी, इस तरह की कंपनीज को चुना जिनको ये जानते थे पहले से। और सच बात यही है, मैंने आपको कहा क्या था कि हम उस कंपनी को पर लगाएं जो कंपनी के बारे में हमें पता हो, जिसका मार्केट में नाम हो और जिसके प्रोडक्ट्स से हम वाकिफ़ हों। एटलीस्ट रिलायंस से हम वाकिफ़ हैं, टीवीएस से हम वाकिफ़ हैं, एमआरएफ से हम वाकिफ़ हैं, आइकर मोटर से हम वाकिफ़ हैं, इस तरह की इन चीज़ों से, टाटा से हम वाकिफ़ हैं। तो ये ऐसे नाम है जिनके प्रोडक्ट्स भी हमें पता है जेन्युइन है। अगर प्रोडक्ट्स जेन्युइन है तो प्रोडक्ट्स अच्छे वर्क करेंगे, प्रोडक्ट सेल होंगे, प्रॉफिट आएगा, उसका प्रॉफिट का हिस्सा आपको मिलेगा। तो बस यही काम होते रहता है। तो ये बात ध्यान रखने वाली होती है। तो बच्चों ने जो वहाँ पर काम किया, क्योंकि उनकी नज़र में कैडबरी को जानते थे, डिज्नी को जानते थे, इस तरह की चीज़ों को बारबी वो जानते थे, तो उन्होंने इन पर इन्वेस्ट किया और उनको उसका फ़ायदा देखने को भी मिला। अच्छा, एक और फैक्ट यहाँ पर समझ में आता है, जो फीमेल डॉक्टर्स हैं, ये एक सर्वे है उसके आधार पर ही बात बोल रहा हूँ, ये पर्सनल करने वाली बात नहीं, एक जनरलाइज बात है। जो फीमेल डॉक्टर्स हैं, कहा गया है कि दे आर द गुड इन्वेस्टर्स, उनको शेयर मार्केट के अच्छे इन्वेस्टर्स का एक खिताब मिला हुआ है। फीमेल डॉक्टर्स को कहा जाता है कि जो फीमेल डॉक्टर्स होती हैं उनके पास इतना समय वगैरह भी नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने घर परिवार का भी एक कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके अलावा प्रोफेशनल हैं भी वो, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके कारण वो शेयर्स तो लेते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशंस पे नहीं जाते और ज़्यादा बार बार उस पर दिमाग नहीं लगाते, लगा के छोड़ देते हैं। 10-15-20 सालों बाद देखते हैं अपने शेयर को तो उनका शेयर बढ़ा हुआ मिलता है उन्हें। तो इसमें अगर हम समझने की कोशिश करें इसमें ऐसा क्या हुआ होगा, तो इसमें दो काम कम से कम होते हैं। तो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है वो कम होता है, क्योंकि आप लेके खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ये काम अगर आप करते रह रहे हो बार बार, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मन में ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है, तो उनका ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होता है। और दूसरा, जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जो बेसिक फायदा मिलना चाहिए, जो एडवांस वर्जन में जो फायदा मिलना चाहिए, वो इन लोगों को मिल पाता है। क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कुछ इसी तरह की चीज़ होती है, मैंने आपको यहाँ पर कहीं भी बताया भी था। कंपाउंडिंग का मतलब एक तो होता है कि चक्रवृद्धि तरह का आप उसे कह सकते हो, यानी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ उसमें होती है। तो ये कुछ बातें, अच्छा, ये एक सर्वे के आधार पर कही गई बातें, इसे पर्टिकुलर पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है कि अरे हम तो नहीं है डॉक्टर, या फिर हम तो फीमेल डॉक्टर नहीं है तो हमें कैसे मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार हमें तो ज़्यादा समझ नहीं है शेयर की, स्टॉक्स की, क्या ये चीज़ें होती हैं, इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, एसआईपी कैलकुलेटर वगैरह कैसे वर्क करते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है और हमें कॉम्पिटिट करना है सीए। मैं ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि ये ऐसा कुछ है नहीं कि बच्चे भी सीए को आउट परफॉर्म कर चुके हैं एक बारी में। और अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ओपन है। ओपन कहने का मतलब जैसे आप ही इस वीडियो को देख रहे हो, ऐसी तरह से आप तरह से वीडियोज़ के जरिए या बुक्स के जरिए अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हो। धीरे धीरे अच्छे कैलकुलेटर रिस्क लेते हुए काम कर सकते हो, एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो, अच्छे स्टॉक पिकिंग कर सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे अमाउंट पे बहुत सारी लर्निंग्स आपको मिलती है, तो उन लर्निंग्स के आधार पर आप चीज़ों को सीखते हो। तो ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली हम सीख सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि कॉमर्स बैकग्राउंड होना चाहिए। ऐसा भी अगर होता तो सारे कॉमर्स बैकग्राउंड वाले सारे के सारे आज स्टॉक होल्डर्स या इसमें शेयर मार्केट में कमाल कर रहे होते, ऐसा नहीं है। आपका कुछ भी बैकग्राउंड रहो बस, लेकिन अगर आप में करने की थोड़ी सी इच्छा है, थोड़ा सा एक डेडिकेशन है, थोड़ा सा आप में एक्साइटमेंट है चीज़ों को नहीं सीखने का, तो आप कर सकते हैं। डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद ये आता है कि लर्निंग और बुक्स, जैसे मैं बात ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट बात लर्निंग और लर्निंग्स की है कि आपकी लर्निंग्स जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती रहेंगी, चीज़ों को उतने अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। क्योंकि तुक्का एक बार चल सकता है, बहुत से लोग ऐसे में, क्योंकि मैं कह रहा था ना स्टॉक मार्केट का नाम बर्बाद क्यों, कई बार लोगों का तुक्के में लग जाता है। अब तुक्के में लग जाता है तो वो सोचते हैं कि शेयर मार्केट में अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा पैसा बन रहा है, वो बड़े अमाउंट में पैसा डंप करना चालू कर देते हैं। और एक ऐसा टाइम आता है, क्योंकि वो तो बिना नॉलेज के चल रहे थे, वो तो सिर्फ एक तुक्के में चल रहे थे। एक समय तक हो सकता है कि किस्मत ठीक ठीक चल रही हो, लग जा रहा हो तीर निशाने पे, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होगा। तो
कई बार उन्हें फिर बड़ा लॉस झेलना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ा लॉस होता है। और जो कैलकुलेटिव रिस्क लेकर चलता है, जिसको पता है कि यार अगर रिस्क होगा तो इतना होगा, यानी प्लस माइनस लेकर चलता है अपना, तो वो इंसान कभी भी इतना बड़े नुकसान में नहीं आएगा जितना ये वाले आ सकते हैं जो तुक्के वगैरह में चल रहे होते हैं। देखिए, बुक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। बुक सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम स्पेशली शेयर मार्केट इज कम्प्लीटली अ काइंड ऑफ फिलॉसफी। ये आपको कैसे करके आप पैसे की फिलॉसफी को जानने का एक मौका आपको मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि शेयर की ही बातें होती रहें, कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है कौन सा नीचे जा रहा है, वहाँ इतने में नहीं। आपको एक प्रॉपर माइंडसेट चाहिए, एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव आपका एक क्लियर होना चाहिए कि आप कैसे काम कर रहे हो, आपको मनी फिलॉसफी समझ में आनी चाहिए। उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, रिच डैड पुअर डैड, ये रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक है जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। उसमें आपको किस तरह से फाइनेंशियल एजुकेशन या फाइनेंशियल लिटरेसी जो होती है, जिसकी काफ़ी कमी भी होती है आजकल मार्केट में। जरूरी नहीं है कि कोई इंसान ने ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट किया वो फाइनेंशियली लिटरेट हो ही। फाइनेंशियल लिटरेट होने की डेफिनेशन ही बहुत अलग होती है। अगर हो सकता है, कई लोग हमने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने 5वीं 7वीं 8वीं तक की पढ़ा, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं, तो वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लिटरेट है। ऑल्दो उनको जो अक्षर ज्ञान है उतनी क्लैरिटी के साथ नहीं है, लेकिन उनको पैसे की जो फिलॉसफी वो समझ में आती है। तो इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी जो मैंने रिच डैड पुअर डैड कहा, वो आप देख सकते हैं। एक दूसरी बुक है द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर, गाय स्पायर की बुक है। आप इस बुक को जरूर देख सकते हो। एक एडवांस लेवल की बुक है और टोटली ये कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से रिलेटेड बुक है। पहले आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हुए चले, फिर धीरे धीरे इनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए टेक्निकलिटी में घुसने की कोशिश करें, क्योंकि पहले दिन में हम एकदम प्रो नहीं हो जाएंगे। धीरे धीरे हम जब प्रयास करेंगे, जब धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे तो हो सकता है। एक एटॉमिक हैबिट कर एक बुक है, जेम्स क्लियर की एक बुक है द एटॉमिक हैबिट, आप इसे पढ़ सकते हो। वो बेसिकली आपको समझाती है किस तरह से हमारे छोटे छोटे जो हैबिट्स होती है, छोटे छोटे जो कदम होते हैं, वो कैसे एक पैरेलल यूनिवर्स को क्रिएट करते रहते हैं। हमारी एक छोटी सी आदत कैसे कैसे हमारे आगे के भविष्य को बनाती रहती है, उन बातों पर उसमें डिस्कशन किया गया। ऐसी और भी बुक्स आप देख सकते हैं। जीत आपकी इस तरह की एक बुक है, और बड़ी सोच का बड़ा जादू, इस तरह द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग, इस तरह की और बुक्स हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। लेकिन शुरुआती जो मैंने बुक्स बोली हैं उनको आप जरूर देखें, वो स्पेशली डिजाइंड है फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर। होपफुली डियर फ्रेंड्स, आपको जो एक बेसिक नॉलेज जो मिलना चाहिए था शेयर मार्केट के बारे में मैंने बताया। मेरे हिसाब से कुछ पॉइंट्स शायद नहीं छूटे होंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप बताइए। अदरवाइज इसमें एक प्लेलिस्ट पूरी बनने वाली है। ये तो मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया, अब इसके अंदर की टेक्निकलिटी के बारे में हम बातचीत करना थोड़ा चालू करेंगे, क्योंकि अभी ये सिर्फ इसलिए था कि कोई बिगिनर जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं, बस थोड़ा सा समझना चाहता है कि किस तरह से शेयर मार्केट की वर्किंग होती है, किस तरह से काम करते हैं, मार्केट मैकेनिज्म क्या है, वही चीज़ समझाने के लिए मैंने वीडियो को बनाया था। होपफुली आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको लगता है कि इस पर मुझे कंप्लीट वीडियो की एक सीरीज करनी चाहिए जिसमें मैं इसकी टेक्निकलिटी के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूं, ताकि आपको समझ में आए कि स्टॉक पिकिंग कैसी होती है, क्वालिटी स्टॉक्स कैसे होते हैं, क्योंकि सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, आपने डिफरेंट 50 कंपनियों में पैसा लगा रखा है। उससे ज़्यादा बेहतर है कि आपने 5 कंपनीज में पैसा लगाया हो, लेकिन वो 5 कंपनी क्वालिटी कंपनीज हो। तो क्वालिटी शेयर्स आर मच मच ग्रेटर देन क्वांटिटी शेयर्स। तो अभी के लिए डियर फ्रेंड्स इतना ही। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा ये जरूर बताएं। आपने डीमैट अकाउंट अभी तक खोला है नहीं खोला है, या फिर आप अभी तक शेयर में करने के लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं, ये भी बताएं। और इस पूरी वीडियो का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप शेयर मार्केट में जाओ ही जाओ। सिर्फ एक नॉलेज पर्पज से बताने वाली बात है, क्योंकि कंप्लीटली उसके आगे का जो डिसीजन होगा वो आप पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इंडिविजुअल लेवल पर खुद ही करनी पड़ेंगी। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।